सल्तनत उस्मानिया अरतुगरुल कौन थे? उस्मानी रिवायत के मुताबिक अरतुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा उनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात न होने के बराबर हैं। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस ख़ानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ के धुंधलकों में गुम हो चुका है। तारीख़ की किताबों में उस्मानी रिवायत के अलावा इस दूर की दो ठोस निशानियों, एक सिक्का और बाज़ंतीनी सल्तनत के मुअर्रिख़ की एक तहरीर और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। सल्तनत। जो बात तय है वो ये कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तर्कखाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा किया कि सिर्फ उसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बर-ए-ज़मीन में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। एक मुअर्रिख़ के मुताबिक किसी खानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मोजिज़े से कम नहीं है। मुअर्रिख़ कैरोलाइन फनकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहत कुछ भी हूँ, लेकिन उनकी अनातोलिया यानी वो इलाका जो किसी हद तक आज के तुर्की की हुदूद से मुताक़त रखता है, में अपने हमसाइन के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। अरतुगरुल के बारे में उस्मानी रिवायत। मुअर्रिख़ स्टैनफोर्ड जैशॉ अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तुर्की में उसी रिवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन उस दूर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रिवायत में तज़ाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। इन्होंने उसी मशहूर रिवायत को बयान करते हुए लिखा कि उस्मानियों का जिद अमजद सलमान शाह थे, जो काए कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रिवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तर कबाइल की तरह यह कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और जैशॉ के मुताबिक ख्याल है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फरात में डूब गए और उसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अरतुगरुल ने मग़रिब की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सल्जुक हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले इन्हें अनातोलिया के मग़रिबी इलाके में ज़मीन दे दी। जैशाह की किताब में दर्ज इस रिवायत के मुताबिक अरतुगरुल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। फनकल लिखती हैं कि उस्मानी रिवायत के मुताबिक अरतुगरुल नामी एक कबाइली सरदार शुमाल मग़रिबी अनातोलिया में आकर सल्जुक और बाज़ंतीनी सल्तनतों के बीच के इलाके में आबाद हुआ और इस रिवायत के मुताबिक सल्जुक सुल्तान ने अरतुगरुल को सौगत में कुछ इलाका अता किया था, लेकिन अरतुगरुल का उस्मान से क्या ताल्लुक था? नामालूम तारीख वाला सिक्का। फनकल लिखती हैं कि उस्मान के दूर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अरतुगरुल यकीनन तारीखी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है जारी करदा बराए उस्मान वल्द अरतुगरुल दर्ज है। फनकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो उस वक्त सिर्फ एक कबाइली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जुक मंगोल सल्तनत के साए से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। तारीख में उस्मानियों का पहला जिक्र। फनकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र 1300 के करीब मिलता है। उस वक्त के एक बाज़ंतीनी मुअर्रिख़ ने लिखा कि 1301 में बाज़ंतीनी फौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फौज से हुआ। जंग बाफियूस कहलाने वाली ये लड़ाई क़सतनतनी अजकल इस्तांबुल के करीब लड़ी गई थी और इसमें बाज़ंतीनी फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई, लेकिन उस्मानियों का बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक्त था।
और जब ऐसा हुआ तो उसके साथ ही एक खानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया। मुअर्रिख कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उनका इलाका क़सतनतनी के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था। उस्मान का ख्वाब। मुअर्रिख लेस्ली पी पेरिस ने अपनी किताब दी इंपीरियल हरम वीमेन एंड सॉवरेनिटी इन दी ऑटोमन एम्पायर में लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया के आगाज के बारे में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली रिवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तिदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। इस ख्वाब में इन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख अदीबाली के सीने से चंद नमूदार होता है और उसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। उसके साथ ही इस पेट से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। इस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सैराब होते हैं। उस्मान ने जब शेख अदीबाली से तबीर पूछी तो इन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और इसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया है, और इन्होंने कहा कि उनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चंद उनकी बेटी है और जो इस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बन गईं। फनकल लिखती हैं कि इब्तिदाई उस्मानी सुल्तानों को अपने आगाज की तारीफ मालूम करने से ज्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत के अपने हक को साबित करने में थी, और उनके नजदीक उनकी सल्तनत का आगाज एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दरवेश के घर में क़याम के दौरान देखा था। वो मजीद लिखती हैं कि इस ख्वाब की कहानी के हक में दस्तावेजी सबूत भी तारीख में मिलता है, और वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के इब्तिदाई दौर के ज़मीनों के कागजात से अंदाज़ा होता है कि उस्मान के दौर में अदीबाली नामी बुजुर्ग मौजूद थे, और इस बात की भी कुछ शहादत है कि उनकी बेटी उस्मान की 2 बीवियों में से एक थी। अरतुग्रल का अनातोलिया। अरतुग्रल का अनातोलिया 13वीं सदी का अनातोलिया था। कैरोलाइन फनकल लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में ये तर कबाइल पहुँचे थे वहाँ बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मेनियाई, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरिब में माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर बाज़ंतीनी सल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था, और मशरक में सल्जुक जो अपने आप को रूमी सल्जुक कहते थे। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सल्जुकों को कमजोर कर दिया और वो मंगोलों को नजराना देने पर मजबूर हो गए थे। माजी की 2 ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार उनकी सरहदों के दरमियान वाक़ई गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके में न होने के बराबर था। लेकिन ये सिर्फ जंगजुओं की आमाजगा नहीं था, मुहिम जोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। फनकल फरनटियर के इस इलाके की जहाँ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई तस्वीर खींचती हुए बताती हैं कि इस इलाके में खाना बदोशों, नीम खाना बदोशों, लुटेरों, फौजी मुहम्मद के शौकीनों, मुख्तलिफ पस मंजर वाले गुलामों, दरवेशों, राहबों और बिखरी हुई आबादियों के दौरे करते पादरियों, पनाह की तलाश में निकले हुए बेघर किसानों, शहर वालों, सुकून और मुक़द्दस मकामात की मुतलाशी बेचैन रूहों, सरपरस्ती के मुतलाशी मुसलमान असातिज़ा और ख़तरात से न डरने वाले ताजिरों की गुज़रगाहों के जाल बिछे हुए थे। फनकल लिखती हैं कि इस बदइंतज़ामी वाले इलाके की खास बात मुसलमान दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीही राहबों की तरह वो भी हर वक्त सफ़र में रहते या फिर अपने पैरोकारों के दरमियान क़याम करते और इनकी ज़िंदगी रिवायत का हिस्सा बन गई। दरवेशों की खोलियों इलाके में इस्लाम की इस तस्वीर की निशानी थी जो अनातोलिया में सल्जुकों की सल्तनत के सुन्नी इस्लाम के साथ आम था। स्टैनफोर्ड जशॉ अपनी किताब में लिखते हैं कि तर्क खाना बदोश जब अनातोलिया आए तो सूफी बुजुर्ग भी उनके साथ ही आ गए, जिस पर ताकतवर सल्जुक हुक्मरानों को कोई एतराज नहीं था क्योंकि वो उन सूफियों की लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाकों से निकल जाने पर खुश थे। जशॉ मजीद लिखते हैं कि इस अमल में कुछ मसीही हलाक और अपना इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, लेकिन ज्यादातर अपनी जगह पर रहे। कुछ ने इस्लाम भी कबूल किया।
कुछ तर्क सूफी सिलसिले मसीही मजहबी मकामात में भी दाखिल हुए, जहां मसीही और मुसलमान साथ साथ एक ही जगह पर इबादत करते नजर आते थे। अरतुग्रल का मज़ार सौगत के इलाके, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अरतुग्रल को सल्जुक सुल्तान से मिला था, में अरतुग्रल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मज़ार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अरतुग्रल के बेटे ने उनके लिए बनाई और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया। कैरोलाइन फनकल लिखती हैं कि इस मस्जिद और मज़ार पर इतनी बार काम हुआ है कि उसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। इन्होंने मजीद लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने कमज़ोर होती हुई सल्तनत की साख बेहतर करने के लिए अपने आबाओ इजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सौगत में अरतुग्रल का मज़ार सर नौ तामीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान बनाया। अरतुग्रल की जिंदगी पर टेलीविजन ड्रामा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत के माहिर बशरियत जोश कार्नी ने मिडिल ईस्टर्न रूयों में शाये होने वाले एक मजमून में सवाल उठाया कि तुर्क हुकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर अरतुग्रल का ही इंतखाब क्यों किया। जोश कार्नी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान 1566 ता 1520 और अब्दुल हमीद दोम 1909 ता 1876 की शोहरत अरतुग्रल से बहुत ज्यादा है, लेकिन अरतुग्रल पर टेलीविजन सीरियल बनना बगैर वजह नहीं। तुर्क टेलीविजन चैनल त्रिपुराटी की दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज डेरिलिस अरतुग्रल उनके काए कबीले की अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेशरफत पर मबनी है। नतीजाता जबकि तारीखी किरदार अरतुग्रल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, त्रिपुराटी का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। 2018 में लिखे गए इस मजमून में कार्नी कहते हैं कि इस सीरीज के कई पहलू तुर्की में होने वाले आईनी रेफरेंडम के इश्तिहारों में वाज़ेह थे, जिससे कोई शक नहीं रहता कि तारीख और पॉपुलर कल्चर को सियासी फायदे के लिए इकट्ठा कर दिया गया है। कार्नी कहते हैं कि एक ऐसे किरदार के बारे में टेलीविजन सीरियल बनाने में, जिसे लोग नहीं जानते, आसानी यह है कि इसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है, जबकि मकबूल शख्सियत की खूबियों और खामियों के बारे में लोग आगाह होते हैं। कार्नी कहते हैं कि इससे पहले सुल्तान सुलेमान के बारे में सीरीज उसी लिए इस तरह कामयाब नहीं हो सकी थी। अरतुग्रल के बारे में सीरीज बनाना ऐसे ही था जैसे खाली स्लेट पर मर्जी के रंग भरना।